हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी का टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग साथ 9 डिस्कस करने वाले, जिसमें हम 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये कॉमन पेपर है सभी के लिए। ठीक है दोस्त, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और एक सुबह को डेली आप लोग को 80 क्वेश्चन क्लास 6 टू 8 के लिए आप लोग को सामाजिक विज्ञान से यानी एसएसटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डेली। ठीक है दोस्त, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कहता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। तो बताना आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट इसका राइट आंसर, याद रखिए रॉलेट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता। बताइए किस ये एनबीएफसी यानी बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा। मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ये जो है एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता। एनएफसी यानी एनबीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा यानी शुगर के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता यानी कंट्रोल करता है। आपको बताएं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए इंसुलिन। याद रखिए इंसुलिन। अब इंसुलिन की बात आ रहा है तो इंसुलिन कहाँ से ये सीक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है, तो आगे अग्न्याशय से। अग्न्याशय में एक होता है बीटा सेल। क्या होता है अग्न्याशय में, क्या होता है, एक बीटा सेल होता है, जहाँ से क्या होता है इंसुलिन क्या होता है स्रावित होता है। अगर इंसुलिन की कमी होता है बॉडी में तो क्या होता है डायबिटीज नाम का एक रोग हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या है, शर्करा को यानी रक्त में जो शर्करा होता है, शुगर होता है, उसके लेवल को क्या करती है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार प्रसार के तत्वबोधिक सभा की स्थापना किसने की थी। आपको ये बता स्थापना किसने की थी। तो बताना यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुआ था 6 अक्टूबर 1839। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था। बताना आप उल्लेखित किया था। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कौटिल्य इसका राइट आंसर। याद रखिए कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था। तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो भी याद रखिएगा 1976 में। ऐसा ऑप्शन देख लेते किस ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन आपका दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 यानी 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा है, किसके शासनकाल में देखा गया, बताइए। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 तक शासन किया था। याद रखिएगा, चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिए तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के क्या है संस्थापक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9, बताइए
कहता है अधो जल वस्तुओं जिसको बोलते हैं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो क्या कहा, तो 9 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं इसको, सोनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सोनार की अगर इसका फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको सोनार कहते हैं। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निरक्षीय तल जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं और कक्षीय जिसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 23.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा 23.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 आपका मैथ दे रखा है। देखिए आपको एक कंडीशन दे रखा है और उसके आपसे पूछा है कि ABC का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए फिगर थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। चलिए फिगर को थोड़ा हम दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए तो आपको आइडिया लग गया क्या दे रहा है, इतना बाई इतना लिखा हुआ और इतना बाई इतना लिखा हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। ठीक है, यानी AB बाई AC दे रखा है, उसके बाद BD बाई क्या दे रखा है, DC दे रखा है। ठीक है, तो ये कब ये कंडीशन होता था आप लोग को पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर जो एंगल जो होता है ये पूरा इक्वल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर ये 28 है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा आपका 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा इस एंगल को बात किया जा रहा है, यानी ये निकालना। तो आपको पता है कि 28 से 60 है तो कितना होगा, 64 होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर इसको आप अपने लैंग्वेज में यानी लंबा बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा, तो आपको समय को बचाना भी है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे इजी बनाते हैं। कहता है दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि वे एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की दूरी ज्ञात करना। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न, कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 45 गुने क्या बोलिएगा 50, कोई दिक्कत नहीं है। 45 गुने कितना हो गया यहाँ पर 50 हो गया। उसके बाद ये दोनों को डिफरेंस की तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 5 होगा। गुने कितना यहाँ पर कर दीजिए 32। देखिए 32 आपको मिनट में दे रखा था, इसको घंटा में करने के लिए 60 से इसको भाग कर दे बस। इसको आप सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिए देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, इसको काटिए 2 से काटिए 3 बार में, इसको काटिए 2 से कितना बार में, तो 16 बार में कटेगा। 3 से इसको काटिए तो 15 बार में। अब 15 16 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 16 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर 15 16 दे रखा है, यहाँ पर 16 हो गया आपका, आइए 15 दे रखा था, 15 16 को मल्टीप्लाई किया तो 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यह भी आपको बिल्कुल इजी प्रश्न है। कहता है कि ए जो है एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसे 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो ए जो है 24 दिन में काम, यानी टोटल 24 वर्क हो गया। ठीक है, और ये 21 दिन काम किया, तो 21 दिन काम किया तो बचा काम कितना यहाँ पर 21 माइनस कर, यानी 3 काम। अब ये 3 काम जो है कि कौन करता है, बी करता है। 3 काम कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो 24 काम जो है बी कितना दिन में करेगा, तो 3 का कितना गुना 24 है, तो बोलिए कि 8 गुना है। 3 का 8 गुना क्या है 24। उसी तरह से 5 का 8 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 40 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेले जो है 24 काम को वह 40 दिन में करेगा। तो आपसे पूछा क्या कि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते। ए अकेले 24 दिन में करता है, बी को हमने 40 दिन निकाल दिया। ठीक है, तो ए जो है 24 दिन में करता है, बी हमने निकाला भी आपको कि 40 दिन में अकेले काम करता है। तो दोनों मिलकर क्या, बस कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई, बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जोड़ कर नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 24 गुने कितना हो गया 40, और नीचे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 24 से 40 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 8 से कटेगा ये 5 बार में, 8 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा ये 3 बार में। तो 5 में 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 आई 15, यानी 15 दिन दोनों मिलकर वो कितना दिन में काम करेगा, तो 15 दिन में फिनिश कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भी बिल्कुल इजी प्रश्न, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अभी से 6 वर्ष बाद कृति, कृति के लिए हम के आर ले लेते हैं, के आर कृति हो गया, कि आयु उसके भाई कुणाल, कुणाल के लिए के यू ले लेते हैं, ठीक है। का क्या होता है, दुगना होता है। अगर ये 1 होगा तो ये दुगना होगा, ठीक है। देखिए 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 6 वर्ष ये प्लस कर दीजिए। चलिए उसके बाद फिर कहता है किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु, उसी कुणाल की आयु का क्या है, 4 गुना, यानी 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो कृति का 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 4 गुनी कहता है ना, तो ये हो जाएगा 4, आयु हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। किसका 1 हो जाएगा, आपका कुणाल का। तो अब देखिए कुल मिलाकर रेशियो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 है, 1 है, यहाँ पर 2 और 1 का रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसका डिफरेंस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला में, और ऊपर में जो 4 का 1 का डिफरेंस था 3 जो था नीचे वाला में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया। तो जब मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आएगा आपका, ऊपर जो आपका आएगा, ऊपर जो आएगा आपका 4 अनुपात, कहाँ देखिए 4:1 आएगा, और नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई की हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 3 से तो 3, ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा है तो ऐसे होगा। हम ऐसा क्यों किया बता रहे हैं, ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये आया रेशियो। तो रेशियो को सेम करने के लिए यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ भी हो गया आपका डिफरेंस 2 हो गया, यहाँ भी डिफरेंस कितना हो गया 2। डिफरेंस को सेम करने के लिए अब ये 2 जो किसके बराबर आ जाएगा, ये जो 2 जो है, ये जो 4 आपको दिख रहा है, 4 यहाँ और 6 यहाँ, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 5। अब ये 5 आप समझिए इसका क्या हो गया, ये किसका उम्र निकालना, तो कुणाल का निकालना। तो कुणाल का अगर हम बात करें कि 4 वर्ष पहले कितना था, 5 था, तो वर्तमान अभी कितना होगा, तो 4 इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर दें, यानी 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, यानी कुणाल की आयु जो हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इसमें कृति का पूछता है, उस कृति को निकालते, लेकिन कृति का नहीं पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए, कहता है ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। 7 का व लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो शेष 1 बचे। तो इसको ऑप्शन से आप बना सकते। सबसे पहले बस 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए ये कटेगा, 7 दोनों ये भी नहीं कटेगा, तो बस आपको ये दिख रहा है। ऐसे भाग करके भी चेक कीजिए, 6 से इसको भाग कीजिएगा, 6 8 48 तो 1 शेष बचेगा, 8 से भाग कीजिए तो 1 शेष बचेगा, 12 से भाग कीजिए 1 शेष बचेगा, और 7 का क्या है गुना जी भी है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है उस प्रकार के पोषण का नाम बताया जिसके जीव अपने पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से के लिए बिलियन के रूप में प्राप्त करते हैं। बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मृत जीवी पोषण क्या बोलते हैं उसको, मृत जीवी पोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17, भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। बहुत करेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी का अपडेट क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी कांडला। याद रखिए कांडला इसका राइट आंसर हो गया। जो पहले क्या नाम था इसका, कांडला था, अब इसका नाम क्या हो गया, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता, और कब रखा है ये भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ दिया था 2017 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या, तो 19 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सुपोषण। याद रखिए सुपोषण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी
के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र के एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी थी? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा जॉन मेनार्ड। याद है जॉन मेनार्ड किन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान का नाम शब्द गढ़ा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा चौधरी रहमत अली। याद रखिए चौधरी रहमत अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22। बताइए कहता है चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? बताइए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको खाने वाला सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? तो यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा भूमध्य रेखा। जैसे ये अगर पृथ्वी है तो ये पूरब से पश्चिम को जो खींचने वाले ये भी अक्षांश रेखा होता है और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसका अक्षांश 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है इनमें कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए 24 का राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी जाइलम। क्या होता है? जाइलम, जो क्या करता है खनिज लवण को पेड़ के पत्ती तक पहुंचाता है। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है? जो पेड़ पत्ती में जो खाना बन जाता है उसको पेड़ के सभी भागों में पहुंचाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कि मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्यूरिन। याद है ट्यूरिन इसका राइट आंसर। याद है ट्यूरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूरिन कहाँ थी? इटली में। कहाँ है? इटली में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। याद रखिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? केंद्र राज्य संबंधों से था। पहला लिखा है मलिथम समिति, इसका संबंध नहीं था। देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे 27 का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा सरकारी आयोग। सरकारी आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना। इंदिरा सागर बांध बना है। तो 28 का राइट आंसर आपके यहाँ 4 हो जाएगा नर्मदा नदी इसका राइट आंसर। याद रखिए नर्मदा नदी जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा कार्यवाहक अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो आपको बताना उस उपग्रह का नाम बताना है। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा स्पुतनिक 1। याद है स्पुतनिक 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर यहाँ पर आपका मैथ आ गया। ठीक है, बताइए बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए क्या कहता है ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचा, बी उस वस्तु को 20% लाभ पर सी से बेचा, सी ने उस वस्तु के लिए इतना रुपया भुगतान करता है, तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? देखिए यानी ए का क्रैमूल गया। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा जो फाइंड करने के लिए रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। अब 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब कि 100 के सामान को वह 120 रुपये में बेचेगा। तो देखिए क्रैमूल आपका कौन है? 100। तो हमने क्या बोला यहाँ पर ए का क्रैमूल फाइंड करना है तो 100 ऊपर होगा, 100 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर 120 को नीचे लिखेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते चले। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 20% यहाँ भी लाभ दे रखा है,
तो 100 को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 120 को नीचे लिखेंगे, और ये 360 जो दे रखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काटिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गया, भारतीय कितना हो गया 36, यहाँ पर आ गया आपका 20, ठीक है, और कटेगा, ठीक है, और देखिए भारतीय 36, तो यहाँ 30 होगा ना, ठीक है। उसके बाद ये 12 से काटिए, यानी 5 से कटेगा, 2 से काटिए, इसको 12 है ना, तो इसको 2 से 6 बार में कटेगा, आई काटेगा आपका 5 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको काटिए तो हो जाएगा आपका 50। अब 50 में 5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 250 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए का क्रयमूल कितना हो जाएगा आपका 250, यानी 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। कहता है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं, तो टोटल कितना होता है 52 दे रखा। तो यहाँ पर कह रहा बादशाह और बेगम यानी 4 पत्ती यहाँ से निकलेगा, तो कितना बचेगा आपका 48 पत्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष बचे हुए पत्ती को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है, और वह एक पत्ता क्या होना चाहिए, हुक्म का पत्ता यानी स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको काले 5 से रिलेटेड मतलब यहाँ पर आपका 13 में से यहाँ पर 2 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 11, और 11 बाई क्या हो जाएगा आपका 40, तो 11 बाई 48 आपका क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक 60 दे रखा है और महत्तम समपवर्तक 3 दे रखा है, पहली संख्या 12 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। कुछ नहीं, बिल्कुल जी प्रश्न है 60 गुने कितना 3, अगुने बटे कितना 12, 12 से काटे 12 5 60 एंड 5 3 15, तो राइट आंसर आपका यहाँ 15 होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में 15 दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 में दे रखा है 15, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 देखिए कैसे बने, ये भी बिल्कुल जी प्रश्न है। देखिए कहता है एक वर्ग की परिमाप एक वृत्त की परिधि के मान के बराबर है, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना, बिल्कुल जी प्रश्न। देखिए परिमाप बराबर है, तो हम करते हैं ये किसका परिमाप हो गया, आप बोलिए वर्ग का। अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, बराबर दे रखा बराबर कर दिए, जो कटेगा काटिए, 2 से कट गया। अब क्या कीजिए वैल्यू उल्टा हो जाता है, उल्टा का मतलब a का वैल्यू कितना हो गया पाई हो गया, r का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो r इसमें कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पाई का स्क्वायर, यहाँ पर पाई दे रखा है, तो एक पाई कटेगा तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा एक पाई बचेगा, अनुपात कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 4, पाई अनुपात कितना हो जाएगा 4। तो किस ऑप्शन में दे रखा है पाई अनुपात 4, तो आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, देखिए यहाँ पर सीरीज दे रखा है आपको 4 7 13 22 34 49। तो यहाँ पर देखिए तो डिफरेंस कितना 3 के यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 15, उसके बाद 18 आएगा, कितना आएगा 18। तो 49 में 18 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 67 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाए, यानी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर। याद रखिए पश्चिम बंगाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। याद है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत करते हैं, याद रखिएगा अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य किस, तीसरा पूछा जा रहा है, पहला भी नहीं तीसरा, पहला कौन है जनसंख्या में, तो यूपी है, तो आपका तीसरा बताना है कि तीसरा कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो, यानी
बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं, और सबसे कम अगर पूछेगा तो सबसे कम कौन है, यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। लेकिन अब सीरियल में पूछेगा सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद किसका नंबर आता है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर अपना बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है। बताइए किस प्रकार का वृक्ष जो भारत के पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा चीड़, इसका राइट आंसर। याद है चीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है संयुक्त राष्ट्र समर्थित, क्या लिखा हुआ है, समर्थित लिखा हुआ है ना, कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना। तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी घाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग को 40 एमसीक्यू को डिस्कस। देखिए कॉमन पेपर है सभी के लिए, 6 to 8, 6 to 12 जो भी है सभी के लिए कॉमन पेपर याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट जो इसमें हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करें डेली, आप लोग को सुबह 8 बजे आप लोग को मिलेगा, सुबह 8 बजे मिलेगा 6 to 8 के लिए 80 क्वेश्चन। ठीक दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए।